गुड मॉर्निंग हर्षिता। गुड मॉर्निंग मैम। हमने 9 देखा था, 9 को फटाफट देख लेते हैं। 9 का हमने चार्ट भी शेयर किया था, उसको वापस ले लेते हैं। ये था हमारा 9। इसके थ्रू फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 9 किसकी बात करता है? पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति। मतलब पक्षकार अपीयर होते हैं और नहीं होते हैं। अपीयर होते हैं तो क्या होगा और अपीयर नहीं होते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये बात दे रखी थी हमारी ऑर्डर 9 में। ऑर्डर 9 का जो रूल 1 था उसमें लिखा था कि जो डिफेंडेंट को हम समन भेजते हैं और उस जो डेट उसको प्रोवाइड की जाती है कि आपको इस डेट पर कोर्ट आना है, तो उस डेट पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को आना ही पड़ेगा। या तो वो दोनों आ सकते हैं, कोर्ट बताएगा कि दोनों को आना है, या प्लीडर को भेजेंगे तो भी चल जाएगा। रूल 2 बात करता है कि अगर नेदर पार्टी अपीयर, अगर कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती है, ना प्लेंटिफ आता है ना डिफेंडेंट आता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा प्लेंट जो है वो खारिज हो जाएगा। ये हुआ 3, 4 और 5 में था कि अगर समन की तामीली नहीं हुई है तो वादी जो है प्रॉपर कोर्ट फीस जमा नहीं करता है, जो डाक महसूल है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वाद है वो खारिज हो जाएगा। ये बात दे रखी है हमारी 5 में। देन देखे 6 में ओनली डिफेंडेंट अपीयर। अभी क्या हुआ कि सिर्फ प्लेंटिफ, तो फिर यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी कि डिफेंडेंट क्यों नहीं आया। या तो उसको सम्यक तामील हो गई है, प्रॉपर समन चला गया है फिर भी नहीं आया, या तो फिर प्रॉपर समन गया ही नहीं इसलिए नहीं आया, या तो होगा कि तामीली तो हो गई है, उसको समन तो चला गया है, बट क्या हुआ है कि प्रॉपर टाइम जो होता है उस वक्त पर नहीं गया, इसलिए डिफेंडेंट नहीं आया। देन हम देखें 8 में कि प्लेंटिफ नहीं आया पर डिफेंडेंट आ गया, तो ऐसी कंडीशन में वाद खारिज हो जाएगा। कि अगर 8 के अंदर हमारा वाद खारिज हो जाता है तो फिर जो वादी है वो नया वाद नहीं ला सकता। लेकिन हाँ, केस जो है वो हमारा प्लेंट जो है वो हमारा रिजेक्ट हुआ है, तो इसको इस जो रिजेक्ट हुआ है हमारा, इसको अपास्त करने का आवेदन जरूर दे सकता है। ठीक है, ये हो गए सारे। ये यहाँ पे यही दे रखा है कि बहुत सारे वादी है, प्रतिवादी है, उसमें से कोई नहीं आता है तो क्या होगा, बाकी तो आए हैं ना, तो बाकी अगर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम आ गए हैं तो काम चल जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी प्रोसेस जो है वो आगे चलती रहेगी। रूल 10 बिल्कुल बहुत इजी है, उसमें कुछ भी ज़्यादा बातें नहीं है। ओके, तो अब है हमारा ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। अभी रिटर्न स्टेटमेंट, वादी ने वाद पत्र दायर कर दिया, समन भेज दिया, प्रतिवादी को समन चला गया, इसके बाद एक डेट फिक्स हो गई और उस डेट पर दोनों पार्टीज आ गई। ठीक है, अभी दोनों पार्टीज आ गई तो अब आगे क्या होगा, तो जब दोनों पार्टीज आ जाती है तो उसका फिर एग्जामिनेशन होगा। वो एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो ये हम देखें रूल 1 बात करता है कि यह असर्टेन वेदर एलिगेशंस इन प्लीडिंग आर एडमिटेड और नॉट और डिनाइड। मतलब जब फर्स्ट हियरिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग पे दोनों आ जाते हैं, प्लेंटिफ भी आ जाता है और डिफेंडेंट भी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में या तो फिर उनके प्लीडर आ जाते हैं और इस प्लीडर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट है, कोर्ट उनसे पूछेगा कि आपने जो प्लेंट में दे रखा है या जो रिटर्न स्टेटमेंट में लिख रखा है, तो ये जो फैक्ट है वो आप एडमिट करते हो या डिनाई करते हो। मतलब जो है केस चल रहा है, ए बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी बोल रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ए जो है वो हमारा मैटर है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो डिस्प्यूट है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, और एक उसको डिनाई कर रहा है, और ये चीज़ें हो रही है, एक मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा है, तभी तो डिस्प्यूट है।
दोनों मान जाते तो फिर कोर्ट आने की ज़रूरत ही क्या थी। तो यहाँ पे 1 में वही दे रखा है कि फर्स्ट हियरिंग में जो फैक्ट दे रखे हैं प्लेंट में और रिटर्न स्टेटमेंट में, तो कोर्ट जो है वहाँ पे क्या करेंगे, ये एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या किन बातों को आप डिनाई कर रहे हो और किन बातों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो द कोर्ट शेल रिकॉर्ड सच एडमिशन और डिनाइल, और कोर्ट क्या है ऐसी बातों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको एडमिट किया जा रहा है और ऐसी बातों को भी रिकॉर्ड करेंगे जिनको डिनाई किया जा रहा है। ये बात करता है हमारा रूल 1। देन रूल 1 का 1A जो है वो है जैसे इशू फ्रेमिंग होती है और कोर्ट को लगता है कि ये मैटर जो है वो हमें डील करना चाहिए तो वो वही डील करेगा। बट अगर ऐसा उसको लगता है कि कोर्ट में डील करने के बजाय वो पार्टीज को सजेशन देता है कोर्ट कि आप यहाँ ना करते हुए आप क्या कर सकते हो, आपके पास और भी एक तरीका है, एक और मोड है कि आप ADR के थ्रू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है एक प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे भी अपना कोर्ट अपना मैटर जो है वो ले जा सकते हो। ऐसा कोर्ट क्यों करता है, क्योंकि मान लो जो मैटर है वो ज़्यादा सीरियस है नहीं, अभी सीरियस है नहीं, फिर भी हम कोर्ट में उसको डील करेंगे तो अभी कोर्ट की प्रोसेस जो है वो लेंथी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, टाइम भी जाता है, कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें भी डिले होता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या बोलेंगे कि कोर्ट बोलेगा कि जब कोर्ट के बाहर इसका रिजोल्यूशन हो सकता है, निपटारा बाहर हो सकता है, तो आप एक काम करिए, आप जो है आपका मैटर बाहर ले जाइए। अभी बाहर कहाँ ले जाइए, तो ADR में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वहाँ पर ले जाइए। इसका हिंदी क्या होता है, वैकल्पिक विवाद समाधान। मतलब जो आपका विवाद है उसके समाधान के लिए कोर्ट के अलावा कोई दूसरा विकल्प वो होता है वैकल्पिक विवाद समाधान। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर है आफ्टर द रिकॉर्डिंग द एडमिशन एंड डिनाइल, मतलब जो एडमिशन है, कुछ पार्टी जो है डिफेंडेंट या प्लेंटिफ है कुछ फैक्ट को एडमिट कर रहा है, कुछ को डिनाइट कर रहा है, इसके बाद कोर्ट क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे पार्टीज को कि वो क्या करें, उनका जो वाद है ऑप्ट इधर मोड ऑफ सेटलमेंट, मतलब ऐसा कोई मोड जो है वो एक्सेप्ट करे सेटलमेंट के लिए जो कोर्ट के आउटसाइड में हो। मतलब किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने डिनाई किया, फिर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये कोर्ट के बाहर इतना बड़ा मैटर नहीं है, कोर्ट में इसको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट के बाहर इसको डील किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या है, दोनों पार्टीज को डायरेक्शन देगी कि आप जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होता है वो वाला मोड ट्राई कीजिए। ये वो वाला इधर में मोड लिखा है ना, तो वो वाला मोड आप ट्राई कीजिए। हो सकता है वहाँ पे आपका मैटर जो है वो जल्दी डील हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी ये आउटसाइड ये जो मोड है, ये मोड कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास सेक्शन 89 में, जिसको अभी हम डील करेंगे। सेक्शन 89 में जो मोड दे रखे हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के, तो आप एक काम करो, उस मोड से अपना सेटलमेंट करो। ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज द कोर्ट सेल फिक्स, अगर पार्टीज जो है वो हाँ बोलती है कि हाँ ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट एक डेट फिक्स करेंगे उनके अपीयरेंस के लिए। अभी अपीयरेंस कहाँ करना है, बिफोर सच फोरम और अथॉरिटी, मतलब ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इसके अंदर जो जो अथॉरिटीज आ रही है उसमें से पार्टीज का जो भी ऑप्शन हो तो वहाँ पर एक डेट फिक्स करेंगे। फिर दोनों पार्टीज क्या करेंगे, उस डेट पर वहाँ अपीयर होंगे। जैसे लोक अदालत लगती है या मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलेशन होता है, ये सेक्शन 89 में दे रखे हैं। तो वहाँ पे उस अथॉरिटी के सामने, जहाँ जो भी कोर्ट डायरेक्ट करे उस अथॉरिटी के सामने उस फिक्स डेट पर दोनों पार्टीज अपीयर होगी। ये दे रखा है 1A में कि अगर मैटर कोर्ट के बाहर ही सुलझ सकता है तो कोर्ट में क्यों उलझे, ये दे रखा है मेनली 1A में। देन 1B दे रखा है अपीयरेंस बिफोर द कंसिलेटरी फोरम और अथॉरिटी। अभी यहाँ पे डेट फिक्स कर दी है तो वहाँ पे फिर क्या होगा, अभी सूट जो है वो हमारा रेफर हो गया है कहाँ पे, 1A के अंडर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के, वहाँ पे हमारा मैटर रेफर हो गया है। अभी अब हमारा मैटर जो है वहाँ डील होगा, तो वहाँ डील होगा तो वो जो डेट हमको दे रखी है यहाँ 1A में जो हमको डेट दे रखी है उस डेट पर उस अथॉरिटी के सामने हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये दे रखा है 1B में। देन 1C बात करता है अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट कॉन्सिक्वेंटेड टू द फेल्यूर ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंसिलेशन। यहाँ दे रखा है कि जैसे हमारा मैटर जो है वो
एडीआर में रिफर हो गया है। अभी वहाँ पे हम अपीयर भी हो गए हैं, कोर्ट के सामने अपीयर हो गए हैं, पर वहाँ अपीयर होने के बाद में वहाँ रिजल्ट क्या निकला, जो कंसिलेशन की मेथड है वो हमने एक्सेप्ट की, पर वहाँ पे कोर्ट ने एनालिसिस किया, जो कंसिलेशन अथॉरिटी है, आर्बिट्रेशन अथॉरिटी है, वहाँ पे हम अपीयर हुए, उसके बाद उन्हें एफर्ट्स लगाए कि यहाँ पे कोर्ट के बाहर निपटारा हो जाए, पर उनके एफर्ट्स क्या हो गए, फेल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा, अभी कोर्ट ने भेजा हमको अथॉरिटी के पास कि कोर्ट के बाहर ही निपटा लो, पर कोर्ट के बाहर निपटाने गए, पर वहाँ की अथॉरिटी ने बोला, वहाँ की अथॉरिटी ने इतने एफर्ट्स लगाए पर वो नहीं निपट पाया, तो फिर अब क्या करेंगे, तो वेयर अ सूट इज रेफर्ड अंडर रूल ए, जहाँ हमारा सूट रूल ए के अंदर 1A के अंदर रेफर हुआ था कंसिलेशन अथॉरिटी को, तो वहाँ पे इस सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई हो जाती है वो अथॉरिटी कि वुड नॉट बी प्रॉपर, मतलब हम अगर इसका जजमेंट देंगे या डिक्री पास करेंगे तो इससे प्रॉपर, इससे जो पार्टीज है उसको क्या है, जस्टिस नहीं मिलेगा। वुड नॉट बी प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू प्रोसीड विद द मैटर फर्दर, अगर हम इस मैटर को आगे डील करते हैं तो पार्टीज को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर ऐसा अथॉरिटी को लगता है, अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर वो क्या करेगी, तो वो वापस कर देगी, इट सेल रेफर द मैटर अगेन, मतलब उस कोर्ट को, जिस कोर्ट ने उसको दिया था मैटर, उसी कोर्ट को वो वापस दे देगी। वो कहेगी कि हम डील इसको नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम डील करेंगे तो प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाएगा, तो जिस कोर्ट ने उसको मैटर रेफर किया था उसी कोर्ट को वो वापस दे देंगे। एंड डायरेक्ट द पार्टीज टू अपीयर, और वापस पार्टीज को अपीयर किया जाएगा, एक डेट दी जाएगी कि आप वापस आप उसी कोर्ट के सामने जाओ, आपका मैटर वही डील होगा। ये बात दे रखी है 1C में। अभी हम ये आगे इसको देखने से पहले देख लेते हैं सेक्शन 89 कि सेक्शन 89 में बात क्या करता है, ये कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, ये क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। ये दे रखा है सेक्शन 86, 7, ये रहा 89 बात करता है आर्बिट्रेशन की, मतलब सेटलमेंट ऑफ 89 बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, कि अभी वहाँ पे हमको बोला था 1A के अंदर कि आउटसाइड द कोर्ट जो है वो मैटर केस का हमारा सेटलमेंट होगा, डिस्प्यूट का सेटलमेंट होगा, तो वही यहाँ दे रखा है, उसको ब्रीफ में समझाया है। यहाँ दे रखा है कि वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट देयर एक्सिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट विच में बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, जो हमारा मैटर है वो पार्टीज अपीयर होती है और यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज ये एक्सेप्ट कर रही है कि उसके मैटर जो एलिमेंट है सेटलमेंट के वो इतने सीरियस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शेल फॉर्मुलेट द टर्म ऑफ सेटलमेंट, कोर्ट जो है वो उसके सेटलमेंट का टर्म जो है उसको फॉर्मुलेट करेगी, और उसके बाद में, मतलब हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई 50 का मैटर है, अभी 5,000 का मैटर है और 2,000 रुपये 3,000 रुपये है, जो माल जो है वो बिगड़ गया है, जैसे काउंटर क्लेम में देखा था कि माल जो है वो अच्छा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये इतना बड़ा मैटर है नहीं, तो बाहर ही क्या है उसका सेटलमेंट हो जाएगा। अभी 5,000 इतना बड़ा अमाउंट होता नहीं है, मतलब एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट हमारा क्या है, सिर्फ 5,000 रुपये, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है वो फॉर्मुलेट करेगा टर्म्स की सेटलमेंट के लिए। अभी दोनों पार्टीज नहीं मान रही है, तो एक बीच का जो रास्ता होता है कि चलो ठीक है 3,000 रुपये दे के माल ये केस जो है वो बरी करते हैं, तो ऐसा कुछ वो टर्म्स लगा देगा सेटलमेंट पे। अभी वो लगाएगा, उसके बाद में पार्टीज को वापस ऑब्जर्वेशन के लिए देगा कि हम ऐसा कर दे क्या, मतलब तुम लोग एक्सेप्ट करते हो क्या। अगर पार्टी हाँ बोलती है तो कोर्ट में रिफॉर्मुलेट द टर्म ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट, मतलब वहाँ पे उसकी साइल सीन जो भी लगती है उसको वापस उस फॉर्मुलेट को रिफॉर्मुलेट कर देंगे और इसको रेफर कर देंगे। अभी इसको कहाँ रेफर करेंगे, तो इसके जो है वह 4 तरीके होते हैं। तो इसके 4 तरीके जो होते हैं उसमें एक है आर्बिट्रेशन, दूसरा कंसिलेशन, एक जुडिशियल सेटलमेंट एंड मीडिएशन। तो ये चारों क्या होते हैं, इन चारों में क्या डिफरेंस है ये हम देख लें। तो इसमें हम देखेंगे, ये रहा, ओह सॉरी,
ठीक है, ऐसे ही बता देती हूँ। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? जो आर्बिट्रेशन होता है, यहाँ पे हमारा मैटर अगर रेफर हो रहा है तो यहाँ पे इनका जो मतलब शुरुआत में इनिशियल जो प्रोसीडिंग होती है, इनिशियल प्रोसीडिंग में तो वॉलेंटरीली चलता है, मतलब हमारी इच्छा को भी ध्यान में दिया जाता है कि हम क्या चाहते हैं, कौन क्या रिलीफ चाहता है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। बट जब एक बार हमारा फैसला आ जाता है तो वो फैसला जो है हमारे ऊपर बाइंडिंग होता है, उस फैसले को हमें मानना ही पड़ेगा। अभी आर्बिट्रेशन में जो फैसला दिया है उस फैसले के बाद में आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वापस अपील करना है, रिवीजन करना है, तो फिर मतलब ही क्या आपको आउटसाइड कोर्ट भेजने का। आउटसाइड कोर्ट भेजने का मतलब का पर्पस ही यही था कि मैटर छोटा है और बाहर डील हो सकता है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अभी यहाँ आर्बिट्रेशन में हमारा जजमेंट डिक्री जो है वो आ चुकी है और उसके बाद उसको भी हम अपील कर रहे हैं और मैटर को और लंबा खींच रहे हैं, जबकि मैटर इतना सीरियस है ही नहीं। अगर सीरियस होता तो हम आउटसाइड कोर्ट आते ही नहीं। अगर हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस होता, किसी का रेप कर दिया तो किसी का मर्डर कर दिया, तो वहाँ पे हमें आर्बिट्रेशन में थोड़ी ना भेजेंगे, वो तो हमारा नॉन अवेलेबल है ना। तो वही बात दे रखी है कि अगर आपका मैटर सीरियस नहीं था तभी आपको आउटसाइड कोर्ट भेजा है और उसके बाद जो आर्बिट्रेटर ने आपको डिक्री दी है उसकी आप अपील कर रहे हो, तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन का जो आर्बिट्रेटर की जो फैसला होगा वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा, वो हमको मानना पड़ेगा। देन फिर कंसिलेशन बात करता है। कंसिलेशन में क्या होता है कि एक एडवाइजरी होती है, एक पर्सन होता है, वो क्या है हमारा जो पूरा सेटलमेंट है उसको फैसिलेट करता है, मतलब वो यहाँ पे एक्टिव रोल उसका यहाँ पे निभाता है। तो वो फैसिलेट भी करता है, मतलब सुलह भी करवाता है, एडवाइस भी देता है और एडवाइस देने के साथ साथ हमारे मैटर को पूरा डील भी करता है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें लास्ट एंडिंग तक, डिक्री आने तक जो है वो हमें सजेशन देता है और हमारे साथ साथ चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये होता है कंसिलेशन में। जुडिशियल सेटलमेंट वही जो लोक अदालत में होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। और मीडिएशन जो कि होता है, हम देखते हैं हमारे फैमिली मैटर्स में मीडिएशन होता है, दोनों पार्टीज को बोलते हैं कोर्ट कि क्यों केस फाइल कर रहे हो, विवाह किया है तो जीवन बिताओ, अच्छे से रहो, ऐसे करके मीडिएशन होता है। तो ये दे रखा है मीडिएशन में। अभी मीडिएशन में क्या होता है, ये प्योरली फैसिलिटेटिव होता है, मतलब यहाँ पे कोर्ट क्या है सिर्फ समझाता है, अभी दोनों पार्टीज को समझाएगा। अभी उन दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना है नहीं रहना है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर हमारा का क्या काम है कि हम एक बार समझा दे। तो मीडिएशन में यही होता है कि मीडिएशन में सिर्फ कोर्ट है या कोई न्यूट्रल कोई थर्ड पार्टी है, वो सिर्फ समझाने का काम करती है। यहाँ पे हम उस पर कोई भी हमारी एडवाइस जो है वो थोप नहीं सकते। तो ये हो गई चारों बातें। अभी अगर हमारा डिस्प्यूट है वो रेफर किया गया है, कहाँ रेफर किया, अगर आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन में रेफर किया है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर कौन से रूल अप्लाई होंगे, हमारी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी। अभी वहाँ प्रोसीडिंग में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो तो चलेगी नहीं, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग लेंथी होती है और वो प्रोसीडिंग हमको फॉलो ना करना पड़े, इसीलिए हम आउटसाइड कोर्ट आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा मैटर आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन को रेफर किया जाता है तो वहाँ रूल अप्लाई होंगे, वहाँ प्रोसीडिंग अप्लाई होगी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 की, और वहीं पर हमारा सेटलमेंट होगा। देन दे रखा है कि अगर हमारा मैटर जो है वो लोक अदालत में जाता है, लोक अदालत में रेफर किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर हमारे रूल फॉलो होंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के। और अगर हमारा मैटर जुडिशियल सेटलमेंट के लिए जाता है, मतलब लोक अदालत के लिए जाता है, तो वहाँ पर भी जो प्रोविजंस है वो शेल बी डीम्ड टू बी ए लोक अदालत, मतलब जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके ही रूल फॉलो किए जाएंगे वहाँ पर भी। और डी दे रखा है फॉर मीडिएशन। अगर मीडिएशन में भेजा है तो मीडिएशन में एक शायद 2002 में मीडिएशन एक्ट भी आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर 10 है ना, सेक्शन 89, हाँ 2023 का है।
2023 में एक मीडिएशन एक्ट अब आ गया है, तो यहाँ पे मीडिएशन में वो 2023 के मीडिएशन एक्ट के जो रूल है वो फॉलो होंगे। ये दे रखा है हमारा सेक्शन 89 में कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आखिर होता क्या है, यहाँ पे हमें कैसे काम करना होता है। यहाँ पे जो वो आर्बिट्रेटर होता है उसका जो जजमेंट आता है उसको कैसा जजमेंट माना जाएगा, उसको ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि कोर्ट का जज देता है ना, वैसे ही इसके अवार्ड को भी जज के तरह ही माना जाएगा। और कंसिलेटर में होता है कि यहाँ पर सेटलमेंट जो टर्म है वो सजेस्ट करता है, या सजेशन नहीं होता। आर्बिट्रेशन में यहाँ आपकी डिक्री आ गई तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग है, पर कंसिलेटर में जो है वो सेटलमेंट की टर्म है वो सजेस्ट करता है। जैसे इधर बात हो गई थी आर्बिट्रेटर में कि ठीक है, जैसे रिकवरी वाला मामला है, लोन रिकवरी वाला मामला है, अभी कोर्ट जाने की ज़रूरत है नहीं, तो आर्बिट्रेशन में उस मैटर को भेजा तो वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है दोनों के बीच में कि ठीक है 70,000 पे हम हमारा मैटर ख़त्म करते हैं, डील करते हैं, तो ये हमारा बाइंडिंग हो जाएगा कि हाँ 70,000 रुपये हमने भी एक्सेप्ट किया है या हमें मानना पड़ेगा। कंसिलेशन में सिर्फ वो सजेस्ट करता है कि 70,000 में आपका मैटर डील हो सकता है, अब आप बताओ क्या करना है, ये बात होती है कंसिलेशन में। और मीडिएशन में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत कराता है दोनों के बीच में। थोड़ा भी होता है सजेशन भी थोड़ा सा चलता है, पर जो सजेशन है वो भी उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, इसका थोड़ा एरिया जो है वो वास्ट हो जाता है। पर मीडिएशन में यही होता है, मीडिएशन में दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं तो होता तो यही है ना, बहुत दिन से मिले नहीं है, कोर्ट आएंगे, दोनों में बातचीत होगी, बोलेंगे ना कि आप एक काम करो बाहर जाओ और दोनों मिलो और बातचीत करो, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे थोड़ा एडवाइस का इतना मतलब फैसिलिटिव टाइप का रहता है, सिर्फ बोलता है कि देख लो क्या करना है इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा एक्टिव तरीके से वो काम करता है। ये होगा मीडिएशन का इन तीनों का एक और डिफरेंस। फिर और देखें इसकी जो प्रोसीजर जो होती है, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीजर होती है वो हमने देखा था कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के तहत होती है, और सेटलमेंट जो होता है यहाँ पे एग्रीमेंट जो होता है, यहाँ अगर कंसिलेशन में भी जो एग्रीमेंट हो रहा है वो बाइंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि कंसिलेटर भी फैसिलिटिव भी रहता है, एडवाइजरी भी रहता है, पूरा एक्टिव रोल निभाता है। तो कुछ परेशानी आ रही है पार्टीज को तो बीच में ही बोल दो, अभी वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद में जो अवार्ड आ रहा है, जो डिग्री आ रही है, तब हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी जो है वो हमारा मैटर बाइंडिंग होता है। और यहाँ पर पार्टीज जो है सेटलमेंट तभी बाइंडिंग होगा जब पार्टीज जो है वो क्या है रिटन स्टेटमेंट दे दे, लिखित में एग्रीमेंट दे दे कि हाँ ठीक है हम लोग हमारा मैटर जो है इसको निपटाने के लिए रेडी है। तो ये बात हो गई हमारी मीडिएशन की। तो ऐसे इनमें थोड़े कुछ डिफरेंस है, थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, वो केस के अकॉर्डिंग रेफर फिर होते हैं। उसके बाद ये देखा हमने सेक्शन 89, और हम थे कहाँ पे, सेक्शन ऑर्डर 10 का यहाँ तक हमने देख लिया था 1C तक। देन है 2 में ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज और कंपेनियन ऑफ पार्टी, मतलब कि जो पार्टीज है इनका ओरल एग्जामिनेशन होगा। ओरल एग्जामिनेशन में क्या होगा, कोर्ट पूछेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है तुमको, क्या परेशानी है, क्या रिलीफ चाहिए, इस तरीके से कोर्ट क्या है बातचीत करेंगे। ये सब कब हो रहा है, इश्यू सेटलमेंट होने के सब पहले ही हो रहा है। किसको क्या परेशानी है ये कोर्ट उनसे ओरली तरीके से पूछते हैं। उत्तर देने से प्लीडर के नहीं, पक्षकार की या पक्षकार के साथी की मौखिक परीक्षा, जब दोनों पक्षकार जो है, दोनों पार्टीज जो है वो न्यायालय में आ जाती है, मतलब कि कोर्ट में अपीयर हो जाती है। पार्टीज टू द सूट अपीयरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट, दोनों पार्टीज अपीयर हो जाती है तो वहाँ पे उनका ओरल एग्जामिनेशन किया जाएगा। सूट एग्जामाइन ओरली, इन दोनों पार्टीज का ओरल एग्जामिनेशन किया जाएगा। पूछा जाएगा कि तुम्हारा जो मैटर है उसकी कंट्रोवर्सी जो है वो क्या है, तुम चाहते क्या हो, ये वाली बातें वहाँ पे होगी कि तुम्हारा मुद्दा जो है ऐसा क्या है, डिस्प्यूट क्या है जिस वजह से तुम्हें कोर्ट में आना पड़ा। तो ये यहाँ पे इनसे पूछा जाएगा, ओरली पूछा जाएगा। देन दे रखा है कि मैं ओरली एग्जामाइन एनी पर्सन एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है
मटेरियल क्वेश्चन है जहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन के टाइम पर वो पर्सन उसके लिए लाइबल है, तो पर्सन को एबल है आंसर देने में, तो उसको आंसर देना पड़ेगा। मतलब वाद से संबंधित किन्हीं तात्विक प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अगर न्यायालय में उपसंजात होता है तो उसकी भी जो मौखिक परीक्षा है वो की जा सकेगी। होता है ना, पार्टीज के मेन पार्टीज के साथ में कोई और भी जाता है, जैसे एडवोकेट भी मान सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है तो उनके साथ में उनके पेरेंट्स जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो भी अभी आंसर तो दे सकते हैं जो उनके साथ में आए हुए हैं, तो उनका भी ओरली एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अगर कोर्ट जाता होगा उसको पता होगा ये मीडिएशन के टाइम पे होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ कोई और आया है तो जज पूछते हैं आप कौन हो, इनके साथ क्यों आए हो, इनका क्या मैटर है, ऐसा थोड़ा उनसे भी पूछते हैं, तो उनका भी ओरली एग्जामिनेशन किया जा सकता है। देन 2 में दे रखा है, 2 में दे रखा है कि एट एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग, मतलब आगे बढ़ने से पहले, मतलब पश्चातवर्ती सुनवाई से पहले कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में ओरली एग्जामाइन एनी पार्टी अपीयरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट, जो कोर्ट में पार्टीज प्रेजेंट है उनके और जो अपीयर है उनका ओरली एग्जामाइन करेगा, और साथ में ही और एनी पर्सन, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो भी हमने बात की थी ऊपर, एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट बाय होम सच पार्टी और हिज प्लीडर इज ए कंपनी। अगर कोई पार्टी है या जो प्लीडर है उससे भी ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। किन्हीं तात्विक प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे पक्षकार या उसके प्लीडर के साथ है, उनका भी मौखिक परीक्षण किया जा सकता है। और साथ में दे रखा है 3 में सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन, रूल 3 में दे रखा है द कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट पुट इन द कोर्स ऑफ an examination under this rule question suggested by either party। अगर न्यायालय ठीक समझता है, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि किसी के भी द्वारा सुझाए गए प्रश्नों को, मतलब अगर जो पार्टीज है वो खुद भी कुछ क्वेश्चंस खड़े करती है और कोर्ट को लगता है कि हाँ वो सही है, इफ इट थिंग्स फिट, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी अराइज किया जाएगा और वहाँ पर भी दोनों पार्टीज ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देगी। ये दे रखा है रूल 2 में। रूल 3 दे रखा है परीक्षा का सार लिखा जाएगा, मतलब जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसमें क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। देन 4th दे रखा है कंसिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर, मतलब यहाँ पर जो पार्टी अपीयर हुई है, वेयर द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी, प्लीडर अपीयर हुआ है या तो फिर प्लीडर का जो हमने बात किया था प्लीडर और एनी सच पर्सन, मतलब जो हमारा सच पर्सन कौन है, रिकॉग्नाइज एजेंट, ऑर्डर 3 में जिसकी बात की थी, मतलब मेन पार्टी हमारी नहीं आई है, यहाँ पे आया है हमारा प्लीडर और प्लीडर के साथ में कोई दूसरा व्यक्ति, तो ऐसी कंडीशन में संबंधित किसी ऐसे तात्विक प्रश्न का उत्तर देने से अगर इनकार करता है, मतलब वो क्या करता है, रिफ्यूज कर रहा है, उससे कोई मौखिक परीक्षा की जा रही है और वो आंसर नहीं दे रहा है, अनेबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, कोर्ट उसकी ओपिनियन से क्या करेगा, पार्टी होम ही रिप्रेजेंट आउट टू आंसर, मतलब ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने को कहेगा जो कि ऐसे आंसर दे सकता है, जो अभी ये जो प्लीडर है ये नहीं दे पा रहा है, उसके साथ जो व्यक्ति है वो भी नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट को अगर लगेगा कि ये आंसर तो ज़रूरी है, इनके आंसर ज़रूरी है हमारे पास होना, तभी हम केस डील कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो डायरेक्शन देगा कि ऐसे इंसान को प्रेजेंट किया जाए जो आंसर दे सके, इज़ लाइकली टू बी एबल टू आंसर, कि ऐसा इंसान जो हम जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो आंसर दे सकता है, और अभी वो पर्सन है तो है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ प्रेजेंट तो है ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा, हियरिंग को पोस्टपोन कर देगा और क्या देगा, डे नॉट लेटर देन, मतलब ऐसा डे डिसाइड करेंगे जिसे आज हियरिंग है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट डेट हमारी लगनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। जैसे आज फर्स्ट हियरिंग लगी है, आज ही सब एग्जामिनेशन हो रहा है, ओरल एग्जामिनेशन, अभी मेन पार्टी को सुनना ज़रूरी है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में आज फर्स्ट हियरिंग है तो आज से 7 दिन के अंदर हमें नेक्स्ट डेट दी जाएगी और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे उस पार्टी को अपीयर होना पड़ेगा।
इफ सच पार्टी फेल्स, अगर ये पार्टी नहीं आती है और उसके पास लॉफुल एक्सक्यूजेस जो है वो नहीं है अपीयर होने के, सो अपॉइंटेड द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट यू। अगर उसके पास रीजन भी नहीं है लॉफुल कि मैं क्यों नहीं आ पाया, तो फिर ठीक है, मतलब आपने कोर्ट को मजाक में ले रखा है, आपको बुलाया और आप नहीं आए जबकि 7 दिन के अंदर आपको आना था। तो ऐसी कंडीशन में लॉफुल एक्सक्यूज होता तो बात अलग थी, वो अनलेस वाली बात कि बात अगर आपके पास रीजन होता तो हम मान जाते। अभी आपके पास लॉफुल एक्सक्यूज भी नहीं है तो फिर कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन के अगेंस्ट में जजमेंट अनाउंस कर देगा और जो भी ऑर्डर देना है उस बात से संबंधित वो ऑर्डर भी वो दे देगा। ये दे रखा है हमारे ऑर्डर 10 में। अभी 11, 12, 13 ये जो है ये बात करते हैं डिस्कवरी इंस्पेक्शन। जैसे कुछ इंटरोगेटरी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी होती है और कुछ इंस्पेक्शन करना है, कुछ सर्च करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या रूल अप्लाई होंगे, ये सारी बात जो है वो दे रखी है हमारी 11, 12 एंड 13 की। ठीक है, ठीक है। और 11, 12, 13 आप पढ़ के आइएगा। तो थोड़ा सा मेरी आदत है, मैं डेप्थ में करवाती हूँ तो आधा घंटा रिवीजन में ही चला जाता है, जबकि हमको रिवीजन में ऊपर निकलना चाहिए। तो इसलिए आप 11, 12, 13 पढ़ के आइएगा तो तीनों ऑर्डर्स कल ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक ही बनेगा इन तीनों ऑर्डर्स का, तो इसलिए आप करके आइएगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। Okay, thank you, ma'am.